हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस, जिनको हम लिटरेरी टर्म्स भी बोलते हैं, जिसमें हम रिपीटेशन, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, एनाफोरा, एंटीथीसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पन, यूफेमिज्म और मेटाफर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका प्रयोग पॉइंट्स में किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहली जो हमारी पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर इसको समझते हैं। रिपीटिशन इज ए पोएटिक डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस ए फ्यू टाइम्स टू मेक एन आइडिया क्लियरर एंड मोर मेमोरेबल। यानी कि रिपीटिशन के अंदर हम कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। कुछ वर्ड जो होते हैं, एक वर्ड को जैसे 2 बार लिख दिया, एक लाइन के शुरू में लिख दिया, एक बीच में आ गया, इस तरीके से हम एक ही वर्ड को या एक फ्रेज को बार बार लिख करके पोएम की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसको कहते हैं रिपीटिशन। यानी वो वर्ड 2-3 बार रिपीट होता है। तो पोएटिक डिवाइसेस जो भी होती है वो सारी पोएम्स की ब्यूटी को बढ़ाती है, इन्हांस करती है, उनकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए जो पोएट होते हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं अपनी पोएम्स में, ताकि उनकी पोएम्स है वो ज़्यादा सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में मजा आए। तो रिपीटिशन आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मैंने उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिए हैं कीपिंग क्वाइट, जो क्लास 12 की पोइम है उसमें से। और इसके अंदर देखिए 2 लाइनों के अंदर वी विल और दूसरी लाइन में वी विल, ये 2 जो फ्रेज है ये रिपीट हुए हैं बार बार, एक बार पहली लाइन में, एक बार दूसरी लाइन में। तो यहाँ पे रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। चलिए कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसी पोइम में से मैंने उदाहरण लिया है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। इसके अंदर वॉर्स विद, ये जो फ्रेज है इसको 2 बार लिखा गया है, यानी इसका रिपीटिशन हुआ है। तो यहाँ पे रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। अगली जो हमारी पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ यूजुअली कंसोनेंट साउंड्स इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स। इसके अंदर 2 शब्द जो होते हैं लगातार, या लगातार होना जरूरी नहीं है, उसमें जो कंसोनेंट साउंड होता है वो रिपीट होता है। यानी जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो और अगले वर्ड का या उससे अगले वर्ड का पहला लेटर दोनों सेम होते हैं, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए आप, वी विल के अंदर देखिए W और W का एलिट्रेशन हुआ है, यहाँ पे 2 बार आया है। वॉर्स विद के अंदर WW का हुआ है, वी वर WW का। यानी ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने सारे के सारे जो आपकी पोइम है कीपिंग क्वाइट उसमें से लिए हैं। सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें देखिए एस का एलिट्रेशन हुआ है। हिज हार्ट हैंड्स, इसके अंदर देखिए एच का बार बार यूज किया गया है। सो सिंगल, इसमें देखिए कंसोनेंट साउंड एस जो है उसका एलिट्रेशन किया गया है। क्लीन क्लोथ्स, इसमें सी का यहाँ पे किया गया है एलिट्रेशन। तो ये आप समझ गए होंगे एलिट्रेशन क्या होता है। कंसोनेंट साउंड है उसको हम बार बार वर्ड्स के अंदर एक ही कंसोनेंट को यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। अगली जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। अब एनाफोरा के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए, एनाफोरा इज ए रिटोरिकल डिवाइस दैट फीचर्स रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। यानी इसमें वर्ड और फ्रेज का रिपीटिशन तो होता ही है, लेकिन कहां पर, एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लोजेज। यानी लाइन के शुरुआत के अंदर, और वो भी लाइन है वो लगातार। यानी पोएम के अंदर जैसे मान लीजिए एक स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें हैं, तो उन 4 लाइनों की 2 लाइनों के अंदर यदि एक ही वर्ड से शुरू होती है वो दोनों लाइनें, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो एनाफोरा होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, 2 लाइनें लिखिए, लेट्स पहली लाइन, लेट्स दूसरी लाइन, यानी एक ही वर्ड का
यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है और वो भी बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस। सक्सेसिव का मतलब लगातार, ये नहीं कि एक सेंटेंस को छोड़ के फिर नहीं, दो लगातार सेंटेंस के अंदर यदि एक ही वर्ड को हम लिख दें तो उसको कहते हैं एनाफोरा। और एग्जांपल देखने दी, देखिए बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गोन, बी का यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है लाइन के शुरू में, यानी ये लाइन के शुरुआत में होना चाहिए। फूल और फूल, दो लाइन के अंदर एक ही वर्ड का दो बार रिपीटिशन हुआ है और वो भी लाइन के शुरू में। तो स्टूडेंट्स तीनों जो मैंने अभी आपको बताई है, रिपीटिशन के अंदर क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, कंसोनेंट बार बार आता है, एक ही कंसोनेंट। और एनाफोरा में क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है लेकिन लगातार दो लाइनों के अंदर या तीन लाइनों के अंदर, और वो भी लाइन के शुरू में, ये ध्यान रखना है। तो इन तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। अगली जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है पन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्लेस। ये क्या होता है, देखिए, ए पन मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग और वर्ड्स, यानी एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, या फिर वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर, या फिर वे शब्द जो सिमिलर होते हैं बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। या तो वर्ड सेम है, एक ही वर्ड उसके दो मीनिंग हो जाए, या फिर वर्ड की साउंड सेम है और मीनिंग अलग अलग है। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कीपिंग क्वाइट पोएम में से मैंने एक एग्जांपल उठा लिया है, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यहाँ पे आर्म शब्द जो है ना उसके दो अर्थ निकलते हैं, तो इसको पन कहते हैं। आर्म्स का अर्थ हैंड्स, ये भी होता है बाजुएं, हाथ। आर्म्स का अर्थ वेपन्स भी होता है, हथियार। तो आर्म्स के दो अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं, दो अर्थ निकले हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे आर्म्स शब्द जो है वो पन है, पन का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए और एग्जांपल, एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज ए लॉट ऑफ वेट। यहाँ पे एलिफेंट ओपिनियंस, हाथी की राय। यहाँ पे एलिफेंट का मतलब हाथी भी होता है, और एलिफेंट ओपिनियन इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी कहते हैं। तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पन का इस्तेमाल हुआ है। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। अब यहाँ पे देखिए पहला लिखा इज लाइफ वर्थ लिविंग, जीवन जीने योग्य है, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ये लीवर पर डिपेंड करता है। अब लीवर इंसान के अंदर जो एक बॉडी पार्ट होता है उसको भी कहते हैं, और लीवर जो जिंदगी जी रहा है इंसान उसको भी कहते हैं जिंदगी जीने वाला। तो दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे लीवर के भी, यानी लीवर के ऊपर डिपेंड करता है लाइफ है वो जीने योग्य है या नहीं। तो आप उसके अंदर के बॉडी पार्ट को भी ले सकते हो और जो इंसान है उसको भी ले सकते हो। तीसरा जो एग्जांपल है, एन एम्बेसडर इज ए मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर ए गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर यानी राजदूत एक ऐसा आदमी होता है हु लाइज अब्रॉड, जो विदेश में रहता है, फॉर ए गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए। तो यहाँ पे लाइज शब्द है उसमें पन का इस्तेमाल हुआ है। लाइज का दो अर्थ निकलता है, एक तो इसका अर्थ होता है पड़े रहना या रहना, और दूसरा इसका अर्थ होता है झूठ बोलना। तो यहाँ पे इसके दो अर्थ हैं, एक तो रहना और एक झूठ बोलना। तो यहाँ पे पन का इस्तेमाल हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि पन क्या होता है, एक वर्ड जिसके दो अर्थ निकले या अलग अलग वर्ड हो लेकिन उनकी साउंड है वो सिमिलर हो और मीनिंग अलग अलग हो। मेटाफर की बात करते हैं। अगली हमारी लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। ए मेटाफर इज ए पोएटिक डिवाइस दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन ए वे दैट इजंट लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक कंपैरिजन। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जो हमें लगता है कि सच नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस को एक्सप्लेन करती है और जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको सही ठहराती है। यानी आप एक लिटरेरी टर्म होते हैं सिमिली, सिमिली के अंदर दो चीज़ों की तुलना करते हैं हम, एज और लाइक से, और मेटाफर के अंदर भी दो चीज़ों की तुलना करी जाती है लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल किए बिना। वहाँ पर एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स ये जो वर्ड है इसमें मेटाफोर का यूज किया गया है। ये कीपिंग क्वाइट पोएम में से मैंने एग्जांपल को उठा लिया है। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे साफ सुथरे कपड़े से नहीं है, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स की तुलना करी गई है साफ सुंदर आत्मा से। यानी जो हमारी आत्मा है वो एकदम से क्लीन हो, उसके अंदर से बुराइयां बुरे विचार नष्ट हो जाए, उससे इसको बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा है इन द सेट, छाया में। तो ये भी मैंने इसी पोएम में से लिया है। छाया का मतलब, छाया क्या करती है, छाया हमें सूरज की धूप से बचाती है। तो यहाँ पे छाया का मतलब क्या लिया गया कि जो बुरी चीजें हैं जैसे सूरज की किरणें हैं गर्मी के अंदर बहुत हमें चुभती है, उनसे हमें बचाती है। तो यहाँ पे जो बुरी चीजें हैं उनसे कोई बचाता है
तो उसके संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है पोइम के अंदर। और उदाहरण देखें, देखिए द स्नो इज ए वाइट ब्लैंकेट, यहाँ पे बर्फ की तुलना वाइट ब्लैंकेट से की गई है। ही वॉज ए लॉयन इन द फाइट, वो लड़ाई के अंदर शेर है। अब देखिए उस आदमी की तुलना किससे करी गई है, लोयन से कर दी गई है। वो आदमी लोयन थोड़ा ही हो गया, लेकिन वो लड़ाई ऐसे लड़ता है जैसे शेर की तरह, यानी शेर की तरह वो बहादुर है और शेर के जितना उसके अंदर साहस है और ताकत है। ए कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, एक ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब ऊंट रेगिस्तान का जहाज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, जहाज नहीं हो सकता ना। तो रेगिस्तान का जहाज का मतलब ऊंट है, वो रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे दिनों तक बिना खाए पिए पानी पिए रह सकता है, तो इसलिए तुलना करी गई है ऊंट की शिप ऑफ डेजर्ट से। सी हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन, अब पत्थर का दिल तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हार्ट ऑफ स्टोन का मतलब क्या है कि उसका दिल कठोर है, उसके दिल को कठोर बताया गया है। टाइम इज मनी, टाइम है उसकी तुलना करी गई है मनी से। अब टाइम है वो मनी है, अब टाइम तो मनी हो नहीं सकता, लेकिन टाइम की कीमत मनी जितनी होती है धन के बराबर उसकी कीमत होती है। तो मेटाफोर उसको कहते हैं दो चीजों की, दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना करें लेकिन बिना एज और लाइक का यूज किए। अगला है हमारा एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस को ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट। एंटीथीसिस विच लिटरेरी मीन्स ऑपोजिट is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together, जिसमें दो opposite ideas है वो साथ साथ रख दिए जाते हैं in a sentence to achieve contrasting effect, ताकि उसके अंदर विपरीत प्रभाव आ जाए। तो एंटीथीसिस के उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए इसी पोइम के अंदर कीपिंग क्वाइट के अंदर काउंट का मतलब होता है गिनना, फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कीप स्टिल, स्थिर रहना, बिना हिले डुले रहना। अब काउंट का मतलब तो गिनना, गिनेंगे तो होठ हिलेंगे ना, लेकिन अगली लाइन में कह रहे हैं कीप स्टिल। तो दो विपरीत जो विचार हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरा जो उदाहरण है डेड, मरा हुआ, अलाइव, जीवित, दो अलग अलग, मरा हुआ और जीवित अलग अलग जो विपरीत प्रभाव है वो बताने की कोशिश करी गई है, इसलिए ये एंटीथीसिस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक और आपको बताना चाहता हूँ, एंटीथीसिस के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं लेकिन वो लगातार नहीं होते हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट वर्ड लगातार हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो डेड अलाइव, इस तरीके से लगातार दोनों आ जाए, तो उस लिटरेरी टर्म्स को कहते हैं ऑक्सीमोरोन। तो एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरोन को आप ध्यान रखें, याद रखें। और उदाहरण आप देख सकते हो, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, दो ऑपोजिट वर्ड आए हैं। पेशेंस इज बीटर बट इट हैज स्वीट फ्रूट, जो धैर्य होता है वो कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। यहाँ पे देखिए बीटर और स्वीट दो ऑपोजिट वर्ड। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच जो होता है वो सिल्वर होता है लेकिन साइलेंस होता है वो गोल्ड। तो यहाँ पे स्पीच और साइलेंस दो ऑपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में अधिक ज्यादा प्रभाव लाने के लिए, तो इसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। आगे बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन, बहुत ही सिंपल सी लिटरेरी टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव एन एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस क्वालिटीज और एबिलिटीज दैट ओनली ए ह्यूमन कैन हैव, यानी ऐसे क्वालिटीज दे देना किसी निर्जीव वस्तु को, किसी जानवर को या किसी ऑब्जेक्ट को जो केवल और केवल इंसान में ही होती है, यानी इंसानों वाले गुण दे करके दिखाना। उदाहरण देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। अब टीचिंग का काम कौन करता है, इंसान। टीचर तो इंसान ही होता है ना, सिखाने का काम, पढ़ाने का काम तो टीचर करता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो इस तरीके से पृथ्वी के अंदर इंसानी जो गुण है, क्वालिटीज हैं, उनको दिखाने की कोशिश करी गई है। और उदाहरण देख लीजिए, द डोर प्रोटेस्टेड एज इट ओपन स्लोली, डोर प्रोटेस्ट। अब विरोध कौन करता है, विरोध तो इंसान करता है ना, दरवाजा कहाँ से विरोध करेगा, लेकिन यहाँ पे दरवाजा विरोध कर रहा है जब ये धीरे धीरे खुला, यानी दरवाजा है वो खुलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी, उसको खोलने में दिक्कत हो रही थी। द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, जो चंद्रमा है वो बादलों के साथ छुपा छुपाई खेल रहा था। अब खेलने का काम तो बच्चों का होता है ना, इंसान का होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के साथ इसको दिखा दिया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, बिजली है वो आसमान के अंदर नाच रही थी। अब यहाँ पे डांस करने का काम तो इंसान करता है ना, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि बिजली है वो नाच रही थी। तो इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होती है उनके अंदर इंसानों वाले गुण हैं वो दिखा करके बताया जाता है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, बहुत ही अच्छी लिटरेरी टर्म है। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर, यानी कि एक ऐसा आइडिया बताया जाए
जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोल्ड सी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे कोल्ड सी का मतलब होता है ठंडा समुद्र, लेकिन समुद्र को ठंडा नहीं कहा गया है। यहाँ पे कोल्ड सी लिखा है, लेकिन कोल्ड जो है वो समुद्र नहीं है। कोल्ड यहाँ पे समुद्र के अंदर जो रहने वाले मछुआरे हैं ना, जो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, उनको कहा गया है। कोल्ड का मतलब होता है उदासीन यानी उदासीन मछुआरे। यहाँ पे समुद्र को ठंडा नहीं कहा गया है। और उदाहरण हम देखते हैं इसके, देखिए ये देखिए, ही पास्ड स्लीपलेस नाइट। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे नाइट जो है ना उसको स्लीपलेस नहीं कहा गया है। नाइट स्लीपलेस थोड़ी हो सकती है, रात थोड़ी सोती है, सो तो कोई इंसान रहा है ना। यहाँ पे ही जो व्यक्ति है उसने एक नाइट ऐसी बिताई जिसमें उसको नींद नहीं आई, स्लीपलेस। तो इंसान के लिए स्लीपलेस का इस्तेमाल किया गया है, ना कि नाइट के लिए। ही हैज हैड ए वेरी हैप्पी मॉर्निंग। अब सुबह जो होती है मॉर्निंग, वो थोड़ी हैप्पी होती है, हैप्पी तो कोई इंसान होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी हैप्पी का इस्तेमाल ही के लिए कहा गया है, जिसने ये मॉर्निंग है वो बिताई है। फीमेल प्रिजन। अब देखिए प्रिजन, प्रिजन शब्द जो है वो ना तो फीमेल होता है और ना मेल होता है। प्रिजन के अंदर, प्रिजन का अर्थ क्या होता है, प्रिजन का अर्थ होता है जेल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि फीमेल प्रिजन। अब जेल ना तो फीमेल होती है ना मेल होती है, लेकिन यहाँ पे फीमेल प्रिजन का इस्तेमाल किया गया है। केयरलेस मैच। यहाँ पे देखिए मैच, केयरलेस थोड़ा ही होता है। मैच मतलब जैसे किसी का शादी के लिए एक दूसरे को पसंद किया जाता है, मिलान किया जाता है, उसको भी बोलते हैं, और खेल से संबंधित भी ये वर्ड है। तो केयरलेस मैच, केयरलेस मतलब लापरवाह, यानी जो व्यक्ति है कोई या कोई लड़की है जिसको दूसरे के लिए देखा गया है, उसको बताया गया कि ये लड़का या ये लड़की इसके लिए केयरलेस है। मैच, केयरलेस मैच बताया गया है। लास्ट हमारा अगला है पैराडॉक्स, इसके बाद में और भी पढ़ेंगे। पैराडॉक्स के अंदर क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट दैट इज सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोज टू कॉमन सेंस, कॉमन सेंस एंड येट इज परहैप्स ट्रू। यानी ऐसा सेंटेंस जो हमें पहली बार देखने में लगे कि ये तो सच हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो सही हो। जैसे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे लिखा है कीपिंग क्वाइट पोइम में से मैंने लिया है कि विक्ट्री, जीत, विद नो सर्वाइवर्स, बिना किसी के जीवित रहे। अब किसी की विक्ट्री हो जाती है तो पीछे जो रहते हैं वो एंजॉय करते हैं ना कोई तो बचेगा ना। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो एक तो जीतेगा ना, लेकिन यहाँ पे कहा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जीत तो होगी लेकिन कोई जीवित नहीं बचेगा, मतलब बहुत सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। अब देखिए सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, पैसे खर्च करके पैसे बचाओ। अब इसका मतलब क्या है, हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि पैसे खर्च करेंगे तो बचेंगे कैसे, लेकिन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, पैसे है उनसे आप जीवन बीमा करा सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो आगे जा करके आपके कठिन समय के अंदर काम में आए। आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज, मैं केवल उन्हें मैसेज करता हूँ जो मुझे मैसेज नहीं करते। अब देखिए जो मैसेज ही नहीं करते हैं उनको मैसेज कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये सेंटेंस भी सही है। आई कैन रजिस्ट एनीथिंग, मैं किसी का भी प्रतिरोध कर सकता हूं, बट टेम्पटेशन, लेकिन टेम्पटेशन का नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया रजिस्ट एनीथिंग, एनीथिंग मतलब तो किसी का भी हो सकता है ना, लेकिन आगे कह दिया लेकिन टेम्पटेशन का विरोध नहीं होता है। तो एक चीज को इसने निकाल भी दिया है। तो दो या ऐसा सेंटेंस जो आपको लगे पहली बार पढ़ने से कि ये सच नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ध्यान से पढ़ने पर, उसका अर्थ समझने पर आपको लगे कि बिल्कुल ये सही है, उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म होता है माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर्ड टू बी टू हार्श और ब्लंट व्हेन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट और एम्बेरेसिंग। मैं इसको आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। यूफेमिज्म होता है कि हम किसी भी कठोर शब्द की जगह बहुत ही सौम्य शालीन शब्द का इस्तेमाल करें, ना कि कठोर शब्द का, तो उसको कहते हैं हम यूफेमिज्म। जैसे यहाँ पे पोइट ने लिखा है नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पे नो ट्रक विद डेथ लिखा है। जैसे मान लीजिए वो ये कहते कि दो युद्ध हो रहा है दो देशों का और उसके अंदर बहुत सारे सैनिक मर गए और फिर ट्रक के ट्रक लाशें हैं जो डेड बॉडी है उनको भर के ले जाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कठोर शब्द हो जाता है। उसकी जगह इन्होंने क्या लिख दिया, नो ट्रक विद डेथ, ये इस्तेमाल किया है। और देखिए पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, मरने की बजाय डाइड की जगह हम किसका, पास अवे, हम किसी को कहें कि वो मर गया तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या कहते हैं, पास अवे, कि वो गुजर गया। सीनियर सिटीजन इंस्टेड ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल हम बूढ़े लोगों को कहें कि ओल्ड पीपल, उसकी जगह हम अगर उनको सीनियर सिटीजन कहें तो ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। सैनिटेशन इंजीनियर इंस्टेड ऑफ गार्बेज मैन, गार्बेज मैन हम कहें कचरा उठाने वाले लोगों को गार्बेज मैन, उसकी जगह यदि हम कहें सैनिटेशन इंजीनियर
कि स्वास्थ्य इंजीनियर या सफाई इंजीनियर, तो कितना अच्छा लगेगा। तो किसी भी कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उस कठोर शब्द की जगह हमें बहुत ही सौम्य और शालीन और एक अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं यूफेमिज्म। ये लिटरेरी डिवाइस है। इंजैम्पमेंट में क्या होता है? इंजैम्पमेंट कहते हैं लिटरेरी डिवाइस इन विच ए लाइन ऑफ पोइट्री कैरीज इट्स आइडिया और थॉट ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ए ग्रामेटिकल पॉज, यानी बिना रुके पोइम के आइडिया को अगली लाइन पर ले जाना और फिर अगली लाइन पे ले जाना। इस तरीके से पोइम का लगातार बिना रुके प्रवाह बना रहता है, उसको एंजैम्पमेंट कहते हैं। विद एंजैम्पमेंट द एंड ऑफ ए पोएटिक फ्रेज एक्सटेंड्स पास्ट द एंड ऑफ द पोएटिक लाइन, यानी एक लाइन से अगली लाइन में, फिर अगली लाइन से अगली लाइन में जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको उसका जो विचार है दिमाग के अंदर वो चलते ही रहते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है, एक फ्लो हो जाता है विचारों का, उसको एंजैम्पमेंट कहते हैं। तो एंजैम्पमेंट के लिए मैंने ये टी.एस. इलियट जो है उनकी पोइम का एक उदाहरण आपको यहाँ पे बताया है। तो एंजैम्पमेंट के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो, आपने पढ़ा होगा और भी पोइम को तो आपको पता होगा। एस्टोनेस क्या होता है? एस्टोनेस में देखिए, एस्टोनेस इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड टेक प्लेस इन 2 or more वर्ड्स इन प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर विद इन ए लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज। तो इसमें क्या होता है? वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। तो एस्टोनेस मोस्ट ऑफन रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वोवल साउंड्स इन वर्ड्स। ये शब्द, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वोवल साउंड्स इन वर्ड्स, यानी शब्दों के अंदर जो बीच वाले जो वोवल होते हैं ना, कोई वर्ड हमने लिखा उसके अंदर अगर कोई वोवल आया है, उसके अंदर यदि कोई स्वर आया है, उसका रिपीटेशन होना, ठीक है ना। जैसे देखिए, आपको मैं उदाहरण बताता हूं। जैसे हमने पहले पढ़ा था एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता था? शुरुआती कंसोनेंट का रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है ना। शुरुआत के अंदर जो कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट जो है उसका रिपीटेशन हो रहा था। लेकिन एसोनेंस में क्या होता है? बीच में हो रहा है लेकिन वोवेल का रिपीटेशन हो रहा है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, सन ऑफ गन, यहाँ पे देखिए ओ और यू, यानी वोवल है, दोनों वोवल का रिपीटेशन हुआ है। डम, लक, देखिए सभी वोवेल हैं और इनका रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वोवल साउंड, उसको कहते हैं एसोनेंस। हाइपरबली क्या होता है? हाइपरबली होता है जो ऑफन ए बोल्डली ओवरस्टेटेड और एग्जैजरेटेड क्लेम और स्टेटमेंट दैट adds emphasis without the intention of being literally true, यानी हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहें, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा हम एग्जैजरेशन के साथ बोलें, भले वो सच ना हो, तो उसको हम हाइपरबली कहते हैं। तो ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वो हवा से तेज दौड़ रहा है। अब हवा से तेज कौन दौड़ सकता है? लेकिन हम बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ रहा है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा खा सकता हूं। अब घोड़ा थोड़ा ही खाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है उसकी भूख को कि वो बहुत ही ज्यादा भूखा है। आई हैव रेड दिस बुक 100 times, मैंने इस किताब को सैकड़ों बार पढ़ा है। अब कोई किताब को सैकड़ों बार थोड़ा ही पढ़ा होगा उसने, लेकिन बहुत बार पढ़ा है, ये बताने की कोशिश की गई है। माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम, मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे जब वो घर आएंगे। अब घर आएंगे तो थोड़ी मार देंगे, गोली थोड़ी मार देंगे, लेकिन बताया कि बहुत ज्यादा नाराज होंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन, मेरा भाई लोहे से भी ज्यादा ताकतवर है। तो बहुत ज्यादा हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, उसको हम हाइपरबली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी लिटरेरी टर्म्स है कुछ हद तक समझ में आ गई होगी और आप इनका अच्छे तरीके से यूज करना सीख गए होंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।